हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो बिहार दरोगा टेस्ट सीरीज ये 1 है और ये टीआरसी बेतिया है, अर्थात टॉप रिवीजन क्लासेस। ठीक है, तो कृपया आप लोग वीडियो में बने रहें और ये 30 प्रश्नों की सीरीज होगी, 30 क्वेश्चन का। ठीक, पहला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। दादा भाई नौरोजी या WC बनर्जी या गोपाल कृष्ण गोखले या सुरेंद्र नाथ बनर्जी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, WC बनर्जी, अर्थात व्योमेश चंद्र बनर्जी कहिए या इनको आप उमेश चंद्र बनर्जी भी कह सकते हैं। क्लियर है। और ये पेशे से वकील थे। ठीक है, कहाँ के, तो कोलकाता के। कोलकाता में इनका जन्म हुआ था और इन्होंने ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ा 2 बार। ठीक है, लेकिन ये क्या हुए, फेलियर हो गए। ठीक है, और इनके द्वारा जो 28 से 31 दिसंबर 1885 को बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था, उसी के ये अध्यक्ष बने थे। क्लियर है। और इस अधिवेशन में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, ये भी क्लियर है। तो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव जीता कौन था, तो वे थे दादा भाई नौरोजी। और इनके द्वारा 1892 में ब्रिटेन के फिन्सवरी से चुनाव लड़ा गया था और वो भी लिबरल पार्टी के उम्मीदवार के रूप में, अर्थात उदारवादी दल के रूप में। क्लियर है। और यही दादा भाई नौरोजी हैं जिनके द्वारा सन 1906 में कोलकाता में जब इंडियन नेशनल कांग्रेस की बैठक होती है तो उसी में स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया। ठीक है, कब, इंडियन नेशनल कांग्रेस के बैठक 1906 में। लेकिन स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस व्यक्ति के द्वारा किया गया, तो वो हो जाएगा दयानंद सरस्वती, DNS के द्वारा, जो आर्य समाज के संस्थापक थे। क्लियर है। और ये वहीं सुरेंद्र नाथ बनर्जी हैं जिनको जो है बिना ताज का बादशाह कहा जाता है, अर्थात बंगाल का। ठीक है, ए नेशन इन मेकिंग जैसी पुस्तकों की रचना सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा ही किया गया था। गोपाल कृष्ण गोखले जो हैं ये महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे और ये महाराष्ट्र के रहने वाले थे। ठीक है, और गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु MG रनाडे थे। मैं बता दूं कि आप लोगों को जानकारियां ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट सीरीज में शेयर करना है, इसलिए इन चीज़ों पर चर्चा की जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं कि बिंबिसार किस वंश का राजा था। ध्यान देना है, यहाँ पर बिंबिसार है। ठीक है, ऑप्शन आपके समक्ष है और इसका सही उत्तर होगा हर्यक वंश। हर्यक वंश को ही हम लोग पितृहंता वंश कहते हैं, अर्थात अपने पिता को मारकर राजा बनने वाले को ही पितृहंता वंश कहा जाता है। और हर्यक वंश का राजा बिंबिसार था। और बिंबिसार का देखिए सबसे पहले आ गया आपको बिंबिसार, और बिंबिसार का बेटा का क्या नाम था, अजात शत्रु। और अजात शत्रु के बेटे का क्या नाम था, उदयन। और इसी उदयन ने पाटलिपुत्र की स्थापना की थी। क्लियर है, गंगा एवं सोन के संगम पर। आज देखिए पिता जो था ये बिंबिसार, ये काफी रंगीला टाइप का था, बुढ़ौती में भी शादी ब्याह करता रहता था विभिन्न राज्यों से, चाहे राजनीतिक शादी क्यों नहीं हो। इसी से दुखी होकर अजात शत्रु ने अपने पिता की हत्या कर दी और उदयन ने भी आगे चल के राजा बनने के चक्कर में अजात शत्रु की हत्या कर दी थी। ठीक है, बिंदुसार जो था, बिंदुसार ये मौर्य वंश का राजा था। मौर्य वंश के बारे में देखते हैं तो सबसे पहले आता है चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा आता है बिंदुसार। ठीक है, और बिंदुसार का बेटा आता है अशोक, अशोक सम्राट, जिसने बौद्ध धर्म को अपनाया। क्लियर है। नेक्स्ट पे चलते हैं, प्रश्न संख्या 3, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ है। ठीक है, फतेहपुर सीकरी, मनेर, अजमेर या दिल्ली। तो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह जो है अजमेर में स्थित है और ये मोहम्मद गजनवी के साथ आया था। किसके साथ आया था, गजनवी के साथ। वहीं वो गजनवी जिसने 1025 में सोमनाथ के मंदिर पर, सोमनाथ टेम्पल जो गुजरात में था, उसी पर हमला किया और वहां से काफी धन सोने चांदी लूट कर ले गया। फतेहपुर सीकरी में जो है दरगाह शेख सलीम चिश्ती का है, शेख सलीम चिश्ती का। यही वो सलीम चिश्ती हैं जिनके आशीर्वाद से अकबर को बेटा हुआ, कौन, जहांगीर। और जहांगीर के ही बचपन का नाम सलीम इन्होंने रखा था। क्लियर है। मनेर में, मनेर जो है फिरदौसी सिलसिला से संबंधित है। किस सिलसिला से, फिरदौसी से। और ये बिहार में स्थित है। क्या, और इसके नेता कौन थे, माने इसको चलाने वाले धर्म को, फिरदौसी को, सरफुद्दीन यहवा मनेरी।
ठीक है, सरफुद्दीन यावा मनेरी, जो कि 66 बीपीएससी में पूछा हुआ प्रश्न है। क्लियर है। दिल्ली में किसका था? तो दिल्ली में निजामुद्दीन औलिया का था। या वही वह निजामुद्दीन औलिया है जिसने कहा था कि हुनूज दिल्ली दूर अस्त है, यानी कि दिल्ली अभी दूर है। क्लियर है। नेक्स्ट पे चलते हैं कि विजयनगर आने वाला पहला विदेशी यात्री कौन था? ऑप्शन आपके समक्ष है। तो विजयनगर आने वाला पहला विदेशी यात्री निकोली कोंटी था। विजयनगर आने वाला पहला विदेशी यात्री निकोली कोंटी था, जो कि इटली का रहने वाला था। कहाँ का? इटली का है। और यह 1420 में देवराय फर्स्ट के शासनकाल में आया था। उसके बाद दूसरा व्यक्ति आता है अब्दुल रजाक, जो कि फारस का था। कहाँ का? फारस, मोरक्को का रहने वाला था। और ये 1442 में देवराय सेकंड के शासनकाल में आया था। तीसरा व्यक्ति नूनीज था। कौन था? नूनीज, जो 1535 में पुर्तगाल से आया था अच्युत देवराय के शासनकाल में। क्लियर है। और डोमिगियो पायस और बारबोसा जो हैं, ये 1515 और 16 के बीच आए थे कृष्णदेव राय। और यही वह कृष्णदेव राय है जिसने अपनी माता के नाम पर नांगलपुरम शहर को बसाया था। 68 बीपीएससी में भी पूछा हुआ है और बिहार एसआई के प्रीवियस ईयर्स में भी पूछा हुआ है। क्लियर है। और विजयनगर का मतलब ही होता है जीत का शहर, और यह कर्नाटक के तुंगभद्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। क्लियर है। और कृष्णदेव राय ने ही अमुक्त मालदेय एवं जाम्बवती कल्याणम जैसे पुस्तकों की रचना की थी। और बाबर ने कहा था कि मेवाड़ और विजयनगर का राजा कृष्णदेव राय काफी शक्तिशाली है। क्लियर है। नेक्स्ट पे चलते हैं कि सल्तनत काल में अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में कौन प्रसिद्ध था? ऑप्शन आपके समक्ष है और इसका सही उत्तर होगा देवल। सल्तनत काल का मतलब समझते हैं, वही मोहम्मद क्या नाम है, कुतुबुद्दीन ऐबक से लेकर आपको लोदी तक, यही सल्तनत काल है। नेक्स्ट पे चलते हैं कि निम्न में से कौन गुप्त शासक संगीत का प्रेमी था? ऑप्शन आपके समक्ष है और इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को ही उसके सिक्कों पर अर्थात क्वाइंस पर बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया है। इसी कारण समुद्रगुप्त को संगीत प्रेमी कहा जाता है। मैं आपको बता दूं कि गुप्त साम्राज्य की स्थापना श्रीगुप्त के द्वारा की गई थी, लगभग 240 से 280 ईस्वी में। क्लियर है। और इसका उत्तराधिकारी जो था श्रीगुप्त का घटोत्कच हुआ, और घटोत्कच का उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त प्रथम हुआ, और चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त हुआ। क्लियर है यहाँ से। और इसी समुद्रगुप्त को जो है भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ऐसा क्यों कहा जाता है भारत का नेपोलियन? क्योंकि इसने आर्यावर्त के 9 शासकों और दक्षिणावर्त के 12 शासकों को पराजित किया था। ठीक है। साथ ही समुद्रगुप्त को अश्वमेधकर्ता, परम भागवत एवं विक्रमंक जैसी उपाधियां धारण की थी, और इसे कविराज भी कहा जाता है। क्लियर है। और समुद्रगुप्त का ही राजकवि कौन था? हरिसेन था, जिसने क्या लिखा? प्रयाग प्रशस्ति लिखा, प्रयाग प्रशस्ति। ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, केसरी और मराठा पत्र किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? क्लियर है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बाल गंगाधर तिलक होगा, और इन्हीं के द्वारा जो है केसरी और मराठा पत्रों को शुरू किया गया था। ठीक है। केसरी जो था वह मराठी भाषा में था, और द मराठा जो था वो अंग्रेजी भाषा में था। साथ ही शिवाजी द्वारा, क्या नाम है इनका, बाल गंगाधर तिलक द्वारा जो है शिवाजी एवं गणेश उत्सव को भी शुरू किया गया था। क्लियर है। बीडी सावरकर के बारे में जानते हैं। अभिनव भारत संस्था की इनके द्वारा स्थापना की गई थी। साथ ही काला पानी का सजा भी ये काटे थे, और इन्होंने ही 1857 की क्रांति को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा था। क्लियर है। नेक्स्ट पे चलते हैं कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? सेकेंड राउंड टेबल कब हुआ था? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 7 सितंबर 1931 को द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था। और एकमात्र यही वो गोलमेज सम्मेलन है जिसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में महात्मा गांधी ने भाग लिया था। ठीक है। क्लियर है। और अंतिम रूप से सीडीएम को जो है, सविनय अवज्ञा आंदोलन को 7 अप्रैल 1934 को बंद कर दिया गया, अर्थात स्थगित कर दिया गया अंतिम रूप से। क्लियर है। सीडीएम के बारे में जानते हैं, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट अर्थात सविनय अवज्ञा आंदोलन, और इसे जो है 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी द्वारा साबरमती आश्रम से ही शुरू कर दिया गया था। ठीक है। और 6 अप्रैल 1930 को दांडी इन्होंने पहुंचा और नमक कानून को तोड़ा। क्लियर है। तो सीडीएम की शुरुआत 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से। ठीक है। गोलमेज सम्मेलन का क्रम देखा जाए तो 1930
31 और 1932 लगातार 3 राउंड गोलमेज सम्मेलन हुआ और उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री जो था वो रैमजे मैकडोनाल्ड था और साथ ही यहाँ पर वायसराय कौन था, तो इरविन था। कौन था, इरविन। और इरविन का कार्यकाल है 1926 से लेकर 31 तक। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं कि भारत में किस सैनिक विद्रोह को लाल क्रांति की संज्ञा दी जाती है। काफी इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है कि किस सैनिक विद्रोह को लाल क्रांति की संज्ञा दी जाती है। तो इसका सही उत्तर होगा नौसेना विद्रोह। नौसेना विद्रोह जो 1946 में हुआ था, इसी को हम लोग रेड रिवॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं कि माप तौल की दशमलव प्रणाली किस देश की देन है। माप तौल की दशमलव प्रणाली किस देश की देन है, तो इसका सही उत्तर होगा फ्रांस। फ्रांस की देन है माप तौल की दशमलव प्रणाली। ठीक है, आप लोग कमेंट कीजिएगा। अगर ज़्यादा फास्ट हो रहा होगा तो नेक्स्ट टेस्ट सीरीज में इसको काफ़ी थोड़ा सा स्लो कर दिया जाएगा। क्लियर है। अंटार्कटिका की मुख्य वनस्पति क्या है। अंटार्कटिका की मुख्य वनस्पति क्या है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों। लाइकेन और मांस जो है वो अंटार्कटिका की मुख्य वनस्पति हैं। लाइकेन के बारे में आप लोग जानते हैं कि शैवाल और कवक का यह सिम्बियोटिक है, अर्थात सहजीविता है। इसमें शैवाल क्या करेगा कि कवक के लिए भोजन बनाएगा और कवक जो है वह शैवाल को सुरक्षा प्रदान करेगा। इससे संबंधित 68 बीपीएससी में प्रश्न भी पूछा हुआ है कि लाइकेन जो है किसके बीच का सिम्बियोटिक है, तो शैवाल कवक का। क्लियर है। और लाइकेन शब्द किसने दिया, तो थियोफ्रेस्टस ने, जो वनस्पति विज्ञान का जनक था थियोफ्रेस्टस, उसी ने लाइकेन शब्द दिया। और लाइकेन से ही लिटमस पत्र बनते हैं, जो क्या करता है, अनिल कर देता है, अर्थात अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देगा और क्षार जो है छलनी कर देगा, अर्थात लाल को नीला कर देगा क्षार। नेक्स्ट पे चलते हैं कि पंपास किस देश की शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमि है। क्लियर है, पंपास जो है किस देश की शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमि है, तो इसका सही उत्तर होगा अर्जेंटीना। अर्जेंटीना की शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमि को हम लोग पंपास कहते हैं। क्लियर है। यूएसए कनाडा में जो शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमि है इसको हम लोग प्रेयरी कहते हैं। क्लियर है। और दक्षिण अफ्रीका को क्या कहा जाता है, वेल्ड। स्टेपी जो है वह एशिया की है। एशिया कहिए, यूक्रेन कहिए, रूस कहिए, चीन कहिए, मंचूरिया कहिए। क्लियर है। नेक्स्ट पे हम लोग चलते हैं कि पृथ्वी के जो भू क्षेत्रफल एवं जल क्षेत्रफल का अनुपात क्या है, रेशियो क्या है, तो इसका सही उत्तर होगा कि भू क्षेत्रफल जो है वह 1/3 है और 7वां भाग जो है सो जल का है, यानी कि 3:3:7। क्लियर है। लोकटक झील किस राज्य में है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इससे संबंधित बिहार एसआई में प्रीवियस ईयर्स में प्रश्न पूछे भी हुए हैं कि लोकटक झील जो है मणिपुर में स्थित है। क्लियर है। और इसी में किबुल लाम जाओ क्या है, नेशनल पार्क है, जो एक तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। क्लियर है। और इसी में जो है तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। काफी इंपॉर्टेंट है कि लोकटक झील कहाँ है, मणिपुर में। और पूर्वोत्तर भारत की सबसे मीठी पानी की भी झील है। ठीक है, लोकटक झील। चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यहाँ बिहार दरोगा की संपूर्ण तैयारी के लिए टेस्ट सीरीज आता रहेगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 15, भारत के किस राज्य में मैंगो सावर होती है, यानी कि आम्र वर्षा। आम्र वर्षा जो है किस राज्य में होती है, तो केरल में। दक्षिण भारत के राज्य केरल में जो है आम्र वर्षा होती है। साथ ही तमिलनाडु में जो है वह जाड़े के दिनों में, अर्थात जनवरी फरवरी के महीनों में लौटती हुई मानसून के कारण वर्षा होती है। क्लियर है। कर्नाटक में जो वर्षा होगी उसे चेरी ब्लॉसम कहेंगे, जो कि कॉफी के फसल के लिए काफी लाभदायक है। कहाँ, तो कर्नाटका में। मैं चाहूँ तो अच्छा से भी लिख सकता हूँ कर्नाटका, लेकिन थोड़ा चूंकि टेस्ट सीरीज है कम समय लेना है। विश्व का सबसे बड़ा थोरियम उत्पादक देश कौन है, थोरियम, जो कि मोनाजाइट इसका यस्क है और ये मिलता है कहाँ, बालू में, मोनाजाइट। और ये है भारत इसका सबसे बड़ा उत्पादक देश है और भारत के केरला में मिलता है। केरला के अलावा तमिलनाडु और अन्य तटीय क्षेत्रों में भी ये पाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं कि किसकी अधिकता से इटाई नामक रोग हो जाता है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आप लोग जानते भी होंगे इसका उत्तर कि कैडमियम की अधिकता से जो है इटाई नामक रोग हो जाती है। क्लियर है। करेंसी नोट प्रेस कहाँ है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि करेंसी नोट प्रेस कहाँ है, तो इसका सही उत्तर होगा नासिक में। ठीक है। सिक्योरिटी पेपर जो मिल है, सिक्योरिटी पेपर मिल
ये जो है होशंगाबाद में है। साथ ही नेपा नगर जो है वो भी एमपी में है और यहाँ पर न्यूज पेपर छपता है। क्लियर है। नेक्स्ट पे आइए कि न्यूनतम कितने सांसदों वाला दल ही लोकसभा में विपक्षी दल होने का दावा कर सकता है। कि न्यूनतम कितने सांसद वाला दल जो है ही लोकसभा में विपक्षी दल होने का दावा कर सकता है। तो इसका उत्तर होगा 55। अर्थात आप जानते हैं कि लोकसभा की अधिकतम सीटों की संख्या 552 है और इसका दशमांश जो है वो लगभग 55 के बराबर होगा। क्लियर है। और साथ ही गणपूर्ति को भी अगर देखा जाए, जो कोरम कहलाता है कि बैठकों जो आयोजित की जाती है, तो उसके लिए भी 10वां सीट चाहिए। राज्यसभा में सीटों की संख्या अधिकतम 250 और लोकसभा में सीटों की संख्या 552। इसका 10वां भाग निकाल दीजिए, 25 भाग होनी चाहिए तभी कोरम होगा। और साथ ही विपक्षी दलों की मान्यता भी। और लोकसभा में 55। नेक्स्ट पे आते हैं कि मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान किस देश से लिया गया है। ध्यान देना, यहाँ पर मौलिक कर्तव्य है, तो इसका उत्तर होगा रसिया के संविधान से लिया गया है। और 42वें अमेंडमेंट बिल 1976 द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति की रिपोर्ट के आधार पर इसे 1976 में संविधान में जोड़ा गया। उस समय जब जोड़ा गया तो 10 थी और 11वां जोड़ा गया है 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा, जिसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना उसके गार्जियन या माता पिता को यह दिया गया है। क्लियर है। नेक्स्ट पे चलते हैं कि भारत की आकस्मिकता निधि किस अनुच्छेद में है। इसका सही उत्तर क्या होगा कि भारत का जो आकस्मिकता है कंटीजेंसी फंड, ये किस में है, तो 267 में है। क्लियर है। 280 में क्या है, वित्त आयोग है, फाइनेंस कमीशन, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा प्रत्येक 5 सालों के लिए की जाती है। और यहाँ पे जो 275 है, इसमें केंद्र सरकार जो है राज्यों को जो है करों की अदायगी करेगा तथा जो टैक्स वसूलेगा उसको बांट देगा। नेक्स्ट आते हैं कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा किस संशोधन द्वारा लागू किया गया। ऑप्शन आपके समक्ष है और इसका सही उत्तर क्या होगा, 86वें संविधान संशोधन सन 2002 के द्वारा। और ये 11वां जो है मौलिक कर्तव्य है जिसे रूस के संविधान से लिया गया है। ठीक है। और इसको बाद में जोड़ा गया 2002 में। दूरी की सबसे बड़ी इकाई क्या है। दूरी की सबसे बड़ी इकाई क्या है, प्रकाश वर्ष है या पारसेक है या किलोमीटर है या समय है। तो दूरी की सबसे बड़ी इकाई पारसेक है और एक पारसेक बराबर क्या होता है, 3.26 लाइट ईयर। प्रकाश वर्ष का मात्र ये भी दूरी की इकाई है और 9.46 गुने 10 के पावर 12 किलोमीटर या 9.46 गुने 10 के पावर 15 मीटर के बराबर होगा। क्लियर है। कान पर जो है हमारा जो कान होता है, ध्वनि का प्रभाव कितना सेकंड तक रहता है, 1/10, 1/10 या 0.1 भी लिख सकते हैं इसको। कान हो, मस्तिष्क हो पर या आंख पर कोई छवि हो, आई पर, जैसे आंख हमारा हो गया, कुछ देखे, ये भी कितना दिन रहेगा, तो 1/10 सेकेंड या 0.1 सेकेंड लिख सकते हैं। ठीक है। पदार्थ की चौथी अवस्था क्या है। ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, पदार्थ की चौथी अवस्था क्या है, तो प्लाज्मा है। और ये प्लाज्मा कहाँ पाए जाएंगे, स्टार्स में, तारों में। पदार्थ की 5वीं अवस्था जो है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेंट है। ठीक है, बीईसी 5वीं अवस्था। नेक्स्ट पे चलते हैं कि पीच ब्लेड किसका अयस्क है। पीच ब्लेड जो है यूरेनियम का अयस्क है। और साथ ही पीच ब्लेड के अलावा कार्नोटाइट, कार्नोटाइट जो है ये भी यूरेनियम का अयस्क है। यूरेनियम के बारे में आप लोग जानते हैं कि न्यूक्लियर फ्यूल है, क्या है, नाभिकीय ईंधन है। और भारत में तो पाया नहीं जाता है, बहुत कम पाया जाता है। और भारत में पाया जाता है जादूगोड़ा, झारखंड में पाया जाता है। क्लियर है। और भारत में क्यों, कौन सा जो है नाभिकीय ईंधन ज्यादा पाया जाता है, तो वो है थोरियम। और थोरियम कहाँ पाया जाएगा, केरल तमिलनाडु के तटों पर। और सबसे ज्यादा केरल में, विश्व का 1/3 से ज्यादा थोरियम जो है वो भारत में पाया जाता है। क्लियर है। मनुष्य के किडनी का वजन कितना होता है। किडनी यानी कि ब्रिक, किडनी यानी कि ब्रिक का वजन कितना रहेगा, इसको गुर्दा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, गुर्दा। और इसका वजन ये मात्र 140 ग्राम का होता है। और ये शरीर में 2 जोड़ी होता है। और नेफ्रॉन जो है वो किडनी की इकाई है। ब्रिक की इकाई क्या है, नेफ्रॉन है। न्यूरॉन जो है वो न्यूरॉन जो है वो तंत्रिका तंत्र की इकाई है। क्लियर है। 1350 ग्राम जो होता है वो मानव के मस्तिष्क का वजन होता है। 250 से 300 ग्राम दिल का वजन होता है। इसमें भी 300 से 350 ग्राम पुरुषों का हार्ट ज्यादा होता है। पुरुषों के दिल का वजन ज्यादा होता है और महिलाओं का मात्र 250 से 300 ग्राम जो है हार्ट होता है। दिल, महिलाओं का दिल छोटा होता है। और साथ ही आपको मैं बता दूं
कि महिलाओं में खून की मात्रा भी कम होती है। जैसे 5 से 6 लीटर समान वयस्कों में ब्लड होता है, तो महिलाओं में आधा लीटर खून कम होगा। क्लियर है? जीका वायरस का कारण क्या है? मादा एनोफिलीज या एडिस एजिप्टी या क्यूलेक्स मच्छर? तो इसका उत्तर होगा जीका वायरस हो या डेंगू ज्वर हो, ये सब एडिस इजिप्टी के कारण होगा। क्लियर है? ये भी एक मच्छर का प्रकार है। मादा एनोफिलीज के कारण मलेरिया होता है, मलेरिया प्लाज्मोडियम। मलेरिया की खोज किसने की थी? रोनाल्ड रॉस ने। क्लियर है? और क्यूलेक्स मच्छर के काटने से क्या होगा? फाइलेरिया। हाथी पांव भी कह सकते हैं इसको। हाथी पांव क्या होता है? पैर फूल जाता है, वृषण कोष फूल जाते हैं, और ये खानदानी भी लगभग चलता है, गांव में देखे होंगे लोग। नेक्स्ट पे चलते हैं कि इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? तो इंटरपोल का मुख्यालय लियोन फ्रांस पेरिस में है, और एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय लंदन में है। एमनेस्टी इंटरनेशनल अर्थात मानवाधिकार संगठन का मुख्यालय जो है लंदन में है। यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। काठमांडू में किसका मुख्यालय है? सार्क का है, यानी कि दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, जिसकी स्थापना 1985 में हुई थी, उसका मुख्यालय काठमांडू नेपाल में है। नेपाल बामा भभुआ उसका ट्रिक है। अफगानिस्तान भी 8वां सदस्य बन गया है, और मालदीव है, म्यांमार नहीं है सार्क में। नेक्स्ट पे चलते हैं कि कबड्डी में खिलाड़ियों की संख्या होती है, उतनी ही होती है जितनी की, गलती हो गया है थोड़ा सा, उतनी ही होती है, अर्थात कबड्डी में जितनी खिलाड़ियों की संख्या होती है, उतनी ही संख्या निम्न में से किस खेल के खिलाड़ियों में होगी? कबड्डी में खिलाड़ियों की संख्या 7 होती है, तो वैसे ही वाटर पोलो और नेट बॉल में भी खिलाड़ियों की संख्या 7 होगी। क्लियर है? तो इस प्रकार ये हमारा 30 प्रश्नों का टेस्ट सीरीज समाप्त हुआ। ठीक है, आप लोग जरूर कमेंट करें कि आप लोगों को कैसा लगा, और ये टेस्ट सीरीज चलता ही रहेगा। ठीक है, और बिहार दरोगा की संपूर्ण तैयारी के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड नाइट।